तो आज हमारे पास एक लिसनर की भेजी हुई कहानी है, बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं डरावनी। और आज हम इसकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। कहानी की सेटिंग है एक सरकारी हॉस्पिटल का वार्ड सी और उसका रहस्यमय बेड नंबर 9। अब हम इस कहानी को सिर्फ सुनाने नहीं वाले, बल्कि इसकी चीर-फाड़ करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर पैदा करने के लिए कौन-कौन से क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करती है और कैसे ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी से आगे बढ़कर हमारी पहचान खोने के सबसे गहरे डर को छूती है। और ये एक बेहतरीन विषय है, क्योंकि देखिए, अस्पताल हॉरर के लिए एक परफेक्ट सेटिंग है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम सबसे ज्यादा लाचार और असुरक्षित महसूस करते हैं। सही बात है। हम अपनी जिंदगी, अपना शरीर सब डॉक्टरों और नर्सों के हवाले कर देते हैं। ये कहानी इसी भरोसे और लाचारी के बीच डर का बीज बोती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी डर की कौन-कौन सी परतों को खोलती है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नई नर्स रिया से, जिसकी पहली ही नाइट ड्यूटी वार्ड सी में लगती है। और उसे आते ही एक सीनियर नर्स एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देती है, अगर बेड नंबर 9 से कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। कोई वजह नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक सीधा सा नियम। ये कहानी का पहला हुक है। आपको क्या लगता है, मतलब कहानी में ये जानकारी इस तरह क्यों रोकी गई? क्या ये सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने का एक तरीका है? देखिए, ये सस्पेंस से कहीं ज्यादा है। कहानी की शुरुआत में ही एक निषिद्ध नियम या फॉरबिडन रूल रख देना, ये एक बहुत ही क्लासिक हॉरर तकनीक है। अच्छा। ये सीधे सीधे एडम और ईव की कहानी या पेंडोरा के बक्से की तरह है, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने से मना किया गया हो। इसका पहला काम तो यही है कि ये दर्शकों का ध्यान सीधे उस रहस्यमयी चीज पर खींचता है, यानी बेड नंबर 9 पर। लेकिन इसका एक और गहरा काम है। ये हमारे हीरो यानी रिया के कैरेक्टर को परखने के लिए एक मंच तैयार करता है। क्या वो नियमों का पालन करने वाली है या वो सच की तह तक जाने के लिए खतरा मोल लेगी? उसका आने वाला हर फैसला इसी एक नियम के इर्द गिर्द घूमेगा। सही बात है। और वो परीक्षा बहुत जल्दी आ जाती है। रात के 2:11 पर बेड नंबर 9 से आवाज आती है, नर्स मुझे दर्द है। अब यहाँ रिया एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गई है। एक तरफ उसकी नर्स की ड्यूटी है जो उसे मरीज की मदद करने के लिए कहती है, और दूसरी तरफ वो अजीब सी चेतावनी। ओरिजिनल स्क्रिप्ट इसे क्लासिक दुविधा कहता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये दुविधा रिया के किरदार के बारे में हमें क्या बताती है? ये दुविधा ही तो कहानी का इंजन है। अगर रिया चेतावनी मानकर उस आवाज को अनसुना कर देती तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, है ना? हाँ बिल्कुल। लेखक ने जानबूझकर उसे एक ऐसी स्थिति में डाला है जहां उसकी इंसानियत और उसका डर आमने सामने है। उसका उस बिस्तर की तरफ जाने का फैसला हमें बताता है कि वो एक पैसिव विक्टिम नहीं है जिसके साथ बस चीजें होती रहती हैं। वो एक एक्टिव किरदार है। हाँ, जो चुनाव करती है, और उसका चुनाव है मदद करना, सच का सामना करना। और यही वजह है कि हम दर्शक के तौर पर उससे जुड़ पाते हैं। हम भी शायद यही करते, और इसी जुड़ाव की वजह से जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ज्यादा डर लगता है। तो वो हिम्मत करके बेड नंबर 9 के पास पहुंचती है। वहां एक आदमी है जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। जब रिया दर्द के बारे में पूछती है तो वो कहता है मेरे अंदर, और फिर वो चादर हटाता है और रिया को उसके पेट के अंदर से खरोचने जैसी आवाज आती है। यहाँ पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। ये वो पल है जब कहानी साइकोलॉजिकल या सुपरनैचुरल हॉरर से निकलकर सीधे सीधे बॉडी हॉरर के जॉनर में चली जाती है। बॉडी हॉरर? जी, बॉडी हॉरर का मूल सिद्धांत ये है कि सबसे बड़ा डर किसी बाहरी भूत या राक्षस से नहीं, बल्कि अपने ही शरीर से होता है। ये डर कि आपका शरीर अब आपका नहीं रहा, उस पे किसी और चीज का कब्जा हो गया है, या वो किसी भयानक तरीके से बदल रहा है। पेट के अंदर से खरोचने की आवाज, ये ख्याल ही घिनौना है। हाँ। ये डेविड क्रॉननबर्ग या जॉन कार्पेंटर की फिल्मों की याद दिलाता है, जहां इंसानी शरीर ही हॉरर का मैदान बन जाता है। और ये बॉडी हॉरर और भी भयानक हो जाता है जब वो मरीज सच बताता है। वो कहता है जो पिछले मरीज थे वो अब मुझ में हैं, और तभी उसके चेहरे से पट्टियां गिर जाती हैं, और उसका चेहरा वो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि कई चेहरों का एक पिघला हुआ भयानक मिश्रण होता है, और वो सारे चेहरे एक साथ कहते हैं अब तेरी बारी। ये सिर्फ मौत की धमकी नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, ये मौत से भी ज्यादा गहरे डर की बात है।
ये है पहचान के मिट जाने का डर, फियर ऑफ इरेजर। पहचान का मिट जाना? ये मॉन्स्टर आपको सिर्फ मारता नहीं है, ये आपको सोख लेता है, आपकी पहचान को निगलकर खुद का हिस्सा बना लेता है। ये अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव या हाइव माइंड जैसी चीज है। ये विचार के आप नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भीड़ का, किसी भयानक चीज का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, ये मौत से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। और यहीं पर कहानी एक पर्सनल डर से बढ़कर एक अस्तित्व संबंधी डर, मतलब एग्जिस्टेंशियल ड्रेड तक पहुंच जाती है। इस भयानक अनुभव के बाद रिया भाग जाती है। अगली सुबह वो अपनी सहकर्मी पूनम को सब कुछ बताती है और पूनम का रिएक्शन बहुत ही ठंडा होता है। वो बस कहती है, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। पूनम और बाकी स्टाफ का ये रवैया इस कहानी की दुनिया के बारे में क्या कहता है? ये कहानी का एक बहुत ही चालाक और डरावना पहलू है। कैसे? पूनम का रिएक्शन हमें बताता है कि बेड नंबर 9 का राज कोई नया नहीं है। हॉस्पिटल का स्टाफ इसके बारे में जानता है। लेकिन उन्होंने इसे लड़ने या इसे खत्म करने की जगह इसे सिस्टम का एक हिस्सा मान के स्वीकार कर लिया है। इसे संस्थागत उदासीनता या इंस्टीट्यूशनल एपैथी कहते हैं। मतलब असली विलन सिर्फ वो मॉन्स्टर नहीं है। बिल्कुल, असली विलन वो पूरा सिस्टम है जो चुप रहकर उसे अपना शिकार करने देता है। वे नए लोगों को बस एक अधूरी चेतावनी देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये डर को और बढ़ाता है, क्योंकि अब रिया सिर्फ एक मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि एक पूरे उदासीन सिस्टम के खिलाफ अकेली पड़ गई है। और इस अकेलेपन में रिया को हर रात उस आवाज को सुनना पड़ता है। लेकिन कुछ रातों के बाद वो इकाई अपनी रणनीति बदल देती है। दर्द में कराहने की बजाय वो एक राज बताने के अंदाज में रिया को बुलाती है। रिया आओ, आज मैं तुमको सच बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। डर की जगह लालच का इस्तेमाल, ये इतना प्रभावी क्यों है? क्योंकि कहानीकार समझता है कि रिया का किरदार कैसा है। हमने पहले ही देखा कि वो नियमों को तोड़ने वाली और सच की तलाश करने वाली है। उस इकाई को भी ये समझ आ गया है कि डर अब रिया को उसके पास नहीं लाएगा, तो वो उसकी कमजोरी पर वार करता है। हाँ, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी जिज्ञासा पर हमला करता है। सच जानने का लालच एक बहुत शक्तिशाली चीज है। रिया पहले दिन से ही जानना चाहती है कि ये सब क्या है। ये प्रस्ताव उसे वो जवाब देने का वादा करता है जिसकी उसे तलाश है। ये एक पूरी तरह से उसके लिए बनाया गया जाल है, और हम जानते हैं कि वो इसमें फंसेगी क्योंकि उसका किरदार ही ऐसा है। और वो फंस जाती है। वो उस आवाज की तरफ खिंची चली जाती है और अंत बहुत भयानक होता है। उस आदमी के मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं, पेट से हाथ निकलते हैं और रिया को पकड़कर अपने अंदर खींच लेते हैं। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये तो पूरी तरह से मिटा दिया जाना है। सही कहा। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां बॉडी हॉरर और पहचान के मिट जाने का डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे मारा नहीं गया, उसे एकीकृत कर लिया गया, एसिमिलेटेड। उसकी चेतना, उसकी यादें, उसका शरीर, सब कुछ अब उस सामूहिक इकाई का हिस्सा है। ये अंतिम अपमान है। आप इतने महत्वहीन हैं कि आपको मारा भी नहीं गया, बस आपको ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। ये इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स जैसी कहानियों की याद दिलाता है, जहां सबसे बड़ा डर यही होता है कि आपके आसपास के लोग अब वो नहीं रहे जो वो दिखते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना हिस्सा। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल है, वार्ड सी में काम चल रहा है और बेड नंबर 9 पर एक नया मरीज है। इस बार वो रिया है और उसके अंदर से खरोचने की वही आवाज आ रही है। चक्र पूरा हो गया। इस तरह के साइक्लिकल एंडिंग का हॉरर में क्या महत्व है? इस तरह के अंत को अक्सर निहिलिस्टिक या निराशावादी अंत कहा जाता है। निहिलिस्टिक? हाँ, यह हमें बताता है कि हीरो की सारी कोशिशें बेकार गईं। बुराई जीती नहीं, क्योंकि बुराई को हराया ही नहीं जा सकता। वो बस मौजूद है, एक चक्र की तरह जो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। रिया की कुर्बानी का कोई मतलब नहीं निकला, वो बस उस चक्र की अगली कड़ी बन गई। बात कहानी को और ज्यादा यादगार और परेशान करने वाला बना देती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये सिर्फ एक बिस्तर और एक भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी डर पैदा करने के लिए बहुत सफाई से कई लेयर्स का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। पहली परत है माहौल का डर, अस्पताल की लाचारी और रात का अकेलापन। ठीक है। दूसरी परत है बॉडी हॉरर, अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाने का वो घिनौना डर। तीसरी और सबसे गहरी परत है पहचान खोने का अस्तित्व संबंधी डर, मैं का मिटकर हम, एक भयानक हम बन जाना। और इन सब के ऊपर है संस्थागत उदासीनता का डर, ये जानना कि आपके आसपास के लोग खतरे के बारे में जानते हैं लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। कहानी रिया के साथ खत्म होती है, लेकिन वो बेड नंबर 9
अब भी उसी वार्ड में है। पूनम और बाकी नर्सें भी वहीं हैं। और यही सोच मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना? पूनम और बाकी स्टाफ जो इस राज के साथ जी रहे हैं, वो हर रात वहां कैसे काम करते होंगे? क्या उनकी खामोशी उन्हें हमेशा बचाए रखेगी? और शायद यही इस कहानी का असली अंतिम सवाल है जो वो श्रोताओं के लिए छोड़ जाती है। क्या बड़ा हॉरर वो मॉन्स्टर है जो लोगों को खाता है, या वो समाज जो उस मॉन्स्टर के साथ जीना सीख लेता है? जब हम किसी भयानक सच को देखकर भी चुप रहना सीख जाते हैं, तो क्या हम भी उस चक्र का हिस्सा नहीं बन जाते? सोचने वाली बात है कि क्या उनकी चुप्पी एक दिन उन्हें भी बेड नंबर 9 तक ले जाए।